हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नाइस बाइडी और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हीरो हाई स्कूल डंजन अटैक डिपार्टमेंट को। और जो बंदे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे कि ऐसे वीडियो रोज आते रहे। हमको जारियों को वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जारियों ने अपने पिता के बारे में कुछ लफ्ज बोली थी। अगर आपने इस एपिसोड को नहीं देखा तो जाकर चेक करके आइए, एपिसोड 2। चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। देखते हैं कि जारियो अपने बचपन की बातें बोल रहा होता है। जब मैं बहुत ही छोटा था मेरे पिता मेरे लिए सबसे बड़े सोल्जर थे और मैं हमेशा उनको अक्सर घूरा करता था। ये इसलिए नहीं था कि वो मेरे पिता थे, उनका नाम यू सेयोंग था। मेरे पिता बहुत ही कामयाब इंसान थे, अकेले नहीं पूरे डीमन को मार दिया। वो पहले बिग 3 सोल्जर में से एक थे जिन्होंने खुद इसका अनुभव नहीं किया है। पहली पीढ़ी का ऐतिहासिक महान गाथा है, लेकिन उस समय सोल्जर के लिए एक नरक के समान था। हजारों जानें बिखरी पड़ी थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पर्याप्त जानकारी नहीं थी और कैलकुलेटर किस तरह की जगह थे किसी को भी मालूम नहीं था, और उनके भीतर किस तरह के डीमन रहते थे। अब के डीमन जिसे हराना आसान माना जाता है, पर वो वैसा है नहीं। उन डीमन ने कई इंसानों को मार दिया है। उस युग के सोल्जर के लिए थे एक अज्ञात आपदा। वो एक दौर था जिसे डीमन को हराने के लिए कोई कौशल नहीं था, और उस टाइम में एक तलवार चलती थी टाइटनिंग धातु वाली, जो अभी आम बात हो चुकी है। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में मेरे पिता ने तलवार को लेकर डीमन पर हमला कर दिया। पहली पीढ़ी के सोल्जर, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर कई बार कोशिश भी की और गलतियां भी की। जब बाकी सोल्जर पहुंच जाते हैं उस जगह, तब वो देखकर हैरान होते हैं। मेरे पिता ने उस डीमन को अकेले ही मार गिराया। बचे हुए लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और अगली पीढ़ी के लिए उपलब्धियां और वो नायक के रूप में स्थापित हुए, और उन्होंने ऐसे करके विश्व भर में अपना नाम बनाया। ड्रैगन स्लेयर यू सेयोंग, ड्रैगन को शिकार करने वाला पहला इंसान दिया गया ये नाम, और वो इंसान एशिया का हाई रैंक वाला सोल्जर था। वो व्यक्ति मेरे पिता ही है और मैं उनका आदर और सम्मान करता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे पिता को मैं देखा करता था। मेरे पिता बहुत ही पावर लेवल के साथ ट्रेनिंग किया करते थे, दुनिया में किसी और से ज्यादा। मुझे यकीन था कि वो अमर हैं। तब मैंने एक ऐसी चीज देखी जो देखनी नहीं चाहिए थी, और मैंने देखा अपने पिता के मुंह से खून निकलते हुए। मैंने कुछ देरी न करके भागा और भागा, पर पिता ने आने से मना कर दिया। मुझे बाद में पता चला इसका कारण जहर था। मैं उस टाइम बच्चा था, रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। अपनी खोज यात्रा के दौरान पिता ने एक घातक जहर का सामना किया। हमेशा की तरह पिता ने इस समस्या को दूर करने की कोशिश की, लेकिन 10 महीनों तक ज्यादा काम करने के बाद उनका शरीर पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। बाहर से कुछ सेकंड आते हैं जो पिता को ऐसे ऑर्डर देते रहते हैं। पिताजी को लेटर देने के बाद वो दोनों चले भी जाते हैं। असल में वो लोग मेरे पिता की कमजोरी का फायदा उठाया और उसने अपनी सारी दौलत और काम ले लिया। पिताजी इतना बड़ा सदमा झेल नहीं पा रहे थे। कई महीनों तक मेरे डैड शारीरिक रूप से पीड़ित रहे। जब मैं स्कूल से घर आने के बाद पिताजी को बुलाता हूँ, कई वर्षों बाद जब दुनिया ने ड्रैगन स्लेयर की उस युग को भूलने वाली थी, मेरे पिता ने हीरो के रूप में अपना पहचान खो दिया। सब कुछ खोने के बाद और एक लाइजा नाम की जहर से पीड़ित प्रेम प्रेजेंस सीन में आ जाता है, जहाँ पर जारी ये सब बात एक बंदे को बता रहा था। फिर आगे की सीन में देखते हैं। उसके जगह में सिर्फ एक ही सोल्जर को भुला दिया गया था। जारी ये सब बातें कहने के बाद लौट कर वापस चला जाता है और गिल्ट भी फील करता है, और छड़ी फेंकते हुए उनके तरफ जाता है, और उनमें से एक बंदे की वॉइस बुलाती है। अच्छा, एक काम तो एकदम ठीक ठाक से हो गया। उसने खो दिया है तीर्थ यात्रा एक छोटे बच्चे के लिए। क्या? शायद इसलिए वो एक अच्छा सोल्जर नहीं था। उफ, ये कितना परेशान करता है। मैं जा रहा हूँ। फिर जारियों की वॉइस ओवर आती है। अपने सहकर्मी को पिटाई करने का दावा करना, इससे साफ पता चलता है कि वो कमजोर है। जो अच्छे सोल्जर हैं उनको देखने से साफ पता चलता है उनकी शरीर इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि वो और खोज भी नहीं कर सकते, या फिर वो किसी खोज अभियान के दौरान मर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि पैसे कितने मिलते थे। अगर ये न्यूटन पैसे से भी ज्यादा है तो उसको नौकरी से निकलना ही ठीक होगा। अंकल अब एक बार जानते हैं कोई भी मजबूत होने का नाटक कर सकता है। फिर वो बंदा वो बुड्ढे को जकड़ लेता और बोलता है, इसको ऐसे मत बोलो, ये कुछ ज्यादा ही कठोर है। प्लीज हमें थोड़ा समझने की कोशिश करिए। और हाँ, अभी भी करने वाला काम का वेतन दुगना कर दिया गया है। ये दुगना सब सुनने के बाद बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ये कैसी बकवास कर रहे हो? फिर ये बंदा उसको डराते हुए हल्का सा और फार्म करते हुए बोलता है, आपने ही तो पहले हमें उकसाया था, है ना? हम कोई भी काम फ्री में नहीं करते, आप ये बात जानते हैं ना? ये सुनते ही बंदे की पतलून गीली हो जाती है और हल्की आवाज में बोलता है, अरे ठीक है, समझ गया। फिर ये बंदा अपने कुर्सी पर बैठ जाता है और जारियो को कुछ बातें बोलता है। हे जारियो, क्या तुमने एम्पर वॉइस के बारे में सुना है? इतना सुनते जारियो ने अपने मुंह से फव्वारा निकलना स्टार्ट कर दिया होता है। क्या है असल में एम्पायर? चलिए देखते हैं। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? हमें उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना? ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एम्पेरियल वास, चलो इसके बारे में गहराई से जानते हैं। एक ऐसा जीवन जिसका खतरा हद से ज्यादा है। इसका न सिर्फ कोरिया में बल्कि पूरी दुनिया में सर्वोच्च माना जाता है। ये कोरिया के सबसे खतरनाक डीमन जगह में से एक है।
यहाँ तक कि पुराने जमाने के सोल्जर भी इससे भीड़ नहीं पाते हैं। वहाँ पर वो चीजें हर जगह में उड़ रही है, तस्तरों के ऊपर। खैर ये नामुमकिन है, लेकिन एक श्रेय श्रेणी के सोल्जर के लिए। उस आदमी के अनुसार कल एक बहुत बड़ा छापा मारा गया था, जिसकी जानकारी समग्र भी नहीं की गई थी। सरकार की सेना और 7 उच्च श्रेणी के सोल्जर हमलावर के दस्ता बनाया। क्या 7? तुम कोरिया के अधिक ऑल स्टार खिलाड़ी को ऐसे कह सकते हो? जब उनमें से सिर्फ 2 लोग सामने आ जाते हैं तो मीडिया पागल हो जाते हैं। वो अपने मेन लक्ष्य को और मेन मूल को पूरा करने में असफल रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लोग रानी मधुमक्खी का शिकार करने में सफल हो गया है। लेकिन उस 7 में से एक दिव्य तिताई की शाही जेली चुराई और उसने हमलावर को इसे बाहर ले जाने के लिए मौका दिया। क्या? जेली? शाही जेली ये एक ऐसी चीज है जो तिताई अपनी नवजात रानी को खिलाता है। पोषण पूरा? बस इस चीज के लिए कौन ही आतंकवादी को हायर करना चाहेगा? तुम अभी समझे नहीं। असल में रॉयल जेली की वजह से ये सब दाना हमारे दुनिया में आए। जहाँ तक मुझे पता है, अगर कोई इंसान इसे खा लिया तो वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकते हैं। दूसरे शब्दों से बताओ तो अमर हो जाते हैं। ये सुनने के बाद जारे थोड़ा सा हक्का बक्का हो जाता है। लगता है कि वो अपने पापा को ठीक करने का कोई सोल्यूशन खोज दिया है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको पसंद हुआ हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक नहीं करते हो, थोड़ा बहुत डिमोटिवेट लगता है। लाइक कर दीजिए कि थोड़े ना पैसे लगते हैं उसमें। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं।